अमरीक जी अगेन मैं वापस आना चाहती हूँ एनआरआई स्टूडेंट्स पे। जी। अब देश से बाहर बैठे हैं, पेरेंट्स चाहते हैं बच्चों को यहाँ भेजना, और हम देखें तो बहुत सारे काउंसलर्स और बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो क्लेम करती हैं दैट वी आर द बेस्ट। जी। अब उनके लिए ये बहुत स्ट्रेसफुल टॉपिक है कि किससे कौन सा सही इंसान है या कौन सी ऐसी सही ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे बच्चों को राइट गाइडेंस दे। तो यहाँ पे मैं जानना चाहती हूँ कि किस तरह से एमसीएमएफ अपने आप को राइटली प्रूव करती है और क्या क्या मतलब हाउ डू यू हेल्प एनआरआईज। देखिए, मैं पहले तो ये पेरेंट्स को एक 4 पॉइंट फार्मूला देता हूँ आपके माध्यम से कि नॉट एमसीएमएफ, कि आप किसी भी अच्छे एनआरआई कोटा के काउंसलर को आपने जब चूज करना हो तो आपको कैसे चूज करना है। देखिए, आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है और आप टेक्नोलॉजी को स्मार्टली यूज करके इसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं। जी। सबसे पहले आप उस काउंसलर के यूट्यूब चैनल पर जाएं, ओके। वहां पर देखें कि उनकी जो स्पेशलाइजेशन है, जो वीडियोस की जो क्वांटम है, वो किस एरिया के ज्यादा है। एनआरआई कोटा की काउंसलिंग से रिलेटेड ज्यादा है, मैनेजमेंट कोटा की काउंसलिंग से रिलेटेड ज्यादा है, या ओवरसीज के, ओवरसीज मतलब इंडिया से बाहर एमबीबीएस करवाने के। तो एक तो आपको मोटा मोटा वहां से आइडिया लग जाएगा। दूसरा कि वो एनआरआई कोटा के ऊपर कितने टाइम से बात कर रहे हैं, कितने पुराने उनके वीडियोस हैं, राइट। 10 साल से वीडियोस आ रहे हैं, 5 साल से आ रहे हैं, 6 साल से आ रहे हैं, या अभी 6 महीने से या साल से शुरू हुआ है। ओके। क्योंकि यहाँ पर एक्सपीरियंस जो है वो बहुत मैटर करता है। देखिए, सिंपल भाषा में, अगर कोई डॉक्टर जिसने 10 ऑपरेशन किए और वो डॉक्टर जिसने 100 ऑपरेशन किए, एक बात आप समझेंगे, मानेंगे भी, कि जिस डॉक्टर ने 100 ऑपरेशन किए होंगे उसने पता नहीं कितने तरह के केसेस देखे होंगे, कितने तरह के चैलेंजेस उसने सामना किया होगा। सो इसी तरह काउंसलर ने भी जितने ज्यादा केसेस किए होंगे या जितना पुराना उसका भी एनआरआई कोटा के ऊपर वो बात कर रहा है, उतनी उसकी नॉलेज भी बहुत ज्यादा होगी, राइट। तीसरा पॉइंट, सक्सेस स्टोरीज आप चेक करें। सक्सेस स्टोरीज में आप देखें पहले तो कि वो एनआरआई कोटा की सक्सेस स्टोरीज हैं या किसी और कोटा से जुड़ी हुई सक्सेस स्टोरीज हैं, राइट। पहला पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट, देखिए, किसी से भी 3-4 वर्ड्स या सेंटेंसेस अपने लिए बुलवाना बड़ा आसान काम है, राइट, तारीफ के बुलवाना। लेकिन अगर कहीं पर आधे आधे घंटे की सक्सेस स्टोरीज चल रही हैं और पेरेंट्स बड़े खुल के आपके लिए, काउंसलर के लिए बोल रहे हैं, देखिए, वो जब तक काउंसलर के लिए इतना डिटेल में तसल्ली से नहीं बोलेंगे जब तक आप काउंसलर ने उन पेरेंट्स के लिए कुछ किया नहीं होगा, राइट। फोर्थ, लास्ट बट नॉट लीस्ट, मैं एक बात और कहूंगा, क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है जो पब्लिक नहीं की जा सकती, जैसे बच्चों से, स्टूडेंट्स से रिलेटेड, कई बार पेरेंट्स बच्चों का नाम कॉन्फिडेंशियल रखना पड़ता है, तो वेबसाइट पे हम या यूट्यूब पे हम नहीं दिखा सकते। लेकिन जब आप पर्सनली उन काउंसलर से मांगेंगे तो वो आपसे शेयर कर लेंगे, आपको आइडिया लग जाएगा कि उन्होंने नंबर 1 की कौन कौन सी कंट्रीज के बच्चे कौन कौन सी इंस्टीट्यूशन में करवाए हैं, गवर्नमेंट में करवाए हैं, अच्छे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में करवाए हैं, या हल्के प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में करवाए हैं, यहां से भी आपको आइडिया लग जाएगा, राइट। फिर कौन कौन सी स्टेट्स में कराएं, जितने ज्यादा स्टेट्स में उन्होंने एनआरआई कोटा के एडमिशन करवाए होंगे, राइट, इसका मतलब उनको उतनी ज्यादा स्टेट्स का आइडिया है। यहाँ पर मैं एक पेरेंट्स को और एक बात कहना चाहूंगा कि आप कभी भी एक स्टेट पे डिपेंड ना करें, आप 3-4 स्टेट्स की ऑप्शन लेके चलें, क्योंकि ये एनआरआई कोटा की काउंसलिंग जो है ना, ये इस तरह की एमबीबीएस की है कि कई बार आपने एक स्टेट पे डिपेंड किया और उस स्टेट में किसी ना किसी बाय चांस किसी रीजन से आपका नाम नहीं आ पाया, तो और आपने कहीं और अप्लाई नहीं किया, तो समझ लीजिए कि आपकी एमबीबीएस की सीट गई। सो यहाँ पर काउंसलर की ये चीज भी आप जरूर देखें। सो कुल मिला के मुझे उम्मीद है कि मोटी मोटी इतने 4 पॉइंट्स अगर आप देख लेंगे तो आप एक अच्छे काउंसलर तक आप पहुंच जाएंगे जो एनआरआई कोटा की काउंसलिंग में एक्सपर्ट है। बिल्कुल, आपने काफ़ी अच्छे से एक्सप्रेस कर दिया है ये बात, और पेरेंट्स के लिए ये सारी ही बातें नोटिस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बाहर बैठे हैं तो जो पॉइंट्स अभी अमरीक जी ने हमें बताए हैं, प्लीज़ उन पे ध्यान दीजिएगा एंड गो टू द राइट पर्सन एंड हैव द राइट गाइडेंस। अब मेरा एक पर्सनल सवाल है आपसे। जी। अमरीक जी, आप इस प्रोफेशन में काफ़ी सालों से हैं और बहुत नाम कमा चुके हैं, और नाम से ज़्यादा आपने काफ़ी बच्चों की ज़िंदगियां बदली हैं, लेकिन बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स भी हैं। तो कभी आपने थ्रेट महसूस किया, या आपकी लाइफ में कभी ऐसा मौका आया कि आपको लगा कि नहीं, आई एम ऑल्सो फेसिंग चैलेंजेस? सिमरन जी, देखिए, चैलेंज कई तरह के होते हैं। कॉम्पिटिटर का चैलेंज हमने इस तरह से तो फेस नहीं किया कि हमारे बिजनेस पे कोई हमारे चैलेंज आया हो, क्योंकि एनआरआई कोटा में एक बात बताऊं कि 7,200 सीट्स हैं। किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए या किसी भी काउंसलर के लिए उसको फिल करना इज इम्पॉसिबल। सो इसलिए ये बहुत लोगों के लिए यहाँ पर अभी भी चांसेस जो है ओपन है।
लेकिन बहुत सारे काउंसलर्स में हाथ इसलिए भी नहीं डालते क्योंकि काउंसलर्स के भी रिजेक्शन बहुत होते हैं, उनको भी इतनी नॉलेज नहीं होती, तो इसलिए एनआरआई कोटा में ज़्यादातर लोग हाथ नहीं डालते। हाँ, चैलेंज अब किस तरह का आता है मैं आपसे वो शेयर करता हूँ। बहुत सारे बच्चे हमारे पास सेकंड राउंड में आते हैं क्योंकि पहले राउंड में जिस काउंसलर के पास वो गए होते हैं उनका किसी ना किसी वजह से वो रिजेक्ट हो जाता है, फिर वो सेकंड राउंड में हमारे पास आते हैं। अब चैलेंज क्या आता है कि फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड के बीच में जो टाइम होता है वो बहुत कम होता है। इतने कम टाइम में उन सारे डॉक्यूमेंट्स को असेस करना, उन गलतियों को करेक्ट करवाना, राइट, और उसके बाद दोबारा से काउंसलिंग में जाना और बच्चे को अप्लाई करके बच्चों को सीट दिलवाना, ये अपने आप में बहुत चैलेंजिंग टास्क हो जाता है। यहाँ पर हमें भी स्ट्रेस हो जाता है। सो इसीलिए मुझे भी कई बार फील होता है कि काश, और कई बार आपको ये बताऊं कि हमें सेकंड राउंड में बच्चों को मना भी करना पड़ता है कि भाई सॉरी हम केस नहीं ले पाएंगे, क्योंकि सेकंड राउंड में ऑलरेडी बहुत सारे केसेस हमारे पास आ चुके होते हैं। और फिर लेकिन दुख होता है बच्चों को मना करते हुए कि बच्चे उम्मीद लेकर हमारे पास आए थे, लेकिन रश की वजह से हम उनका केस नहीं ले पाते। सो ये हमें बस चैलेंज जो हमारे कॉम्पिटिटर से मिलता है, अदरवाइज बाकी कोई चैलेंज हमें फेस नहीं किया हमने कभी। ये तो बहुत बेहतरीन बात है कि आपने कोई और चैलेंज नहीं फेस किया, लेकिन ये एक स्पेसिफिक बात है